हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज को जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा, जो नया सेक्शन होगा, डेट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। तो उम्मीद करता हूँ पीछे की केमिकल रिएक्शन जो प्रिपरेशन की थी हमने, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन और एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन, वो आपको समझ आई होगी। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त की तरफ से, भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। वो 4 लाइनें क्या कहती हैं? ये 4 लाइनें उनके लिए जिनका दिल टूट जाता है बेचारों का, सही है, प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए, कि उनके साथ क्या होता है, फिर कहते हैं हमें प्यार में धोखा मिला, वो मिला। तो ध्यान से सुनना है। समेट के ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, समेट के ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, अगली मोहब्बत में फिर तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सही है। तो ये झूठे आपके जो मोहब्बत के किस्से होते हैं, ये उनके लिए होते हैं कि चांद तोड़ के लाऊंगा, सितारे तोड़ के लाऊंगा। भाई कहाँ से लेके आओगे? तो सीधा सा है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, सही है, ना कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में आए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समेट के ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, समेट के ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, अगली मोहब्बत में फिर तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सही है। तो चाहे लड़का हो या लड़की, इफ़ यू चीटेड समवन, तो हो सकता है आपको उसकी भरपाई करनी पड़े आने वाले वक्त के अंदर। तो चीटिंग वीटिंग में कुछ नहीं रखा, क्यों ना मेहनत कर लेते हैं मिलके, जिससे ना चीटिंग की आवश्यकता आपको पड़े, ना सामने वाले को चीट करने की आवश्यकता पड़े। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो सेक्शन, डेट इज कोल्ड प्रिपरेशन, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। सही है। तो देख लेते हैं, एक बार इंक डाल लेते हैं, तब तक सब्र कर लो थोड़ा सा। सही है। तब तक शायरी को समझो, गहरी बातों को समझा करो। सही है। चीज़ों का थोड़ा सा आकलन करना सीखो भैया। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट आती है, डेट इज कोल्ड फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओड्यूर। ओड्यूर मतलब स्मेल। सही है। कलर, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओड्यूर, किस तरीके का कलर होगा, किस तरीके की उनकी फिजिकल स्टेट्स होंगी, किस तरीके का उनका ओड्यूर होता हुआ नजर आएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सही है। तो ध्यान से सुनना है। जो लोअर हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, लोअर हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिनके अंदर कार्बन की संख्या क्या होती है, कम, लोअर हेलोजन डेरिवेटिव्स आर, lower halogen derivatives are exist in कौन सी स्टेट? गैसियस स्टेट। लोअर हेलोजन डेरिवेटिव्स आर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड हाइयर मेंबर ऑफ, और थोड़े से ज्यादा कार्बन वाले, भाई जिनके पास कार्बन की संख्या कम होगी, जिन हेलोजन डेरिवेटिव्स के पास, वो तो गैसियस अवस्था में एग्जिस्ट करते हुए नजर आएंगे। और जिन हेलोजन डेरिवेटिव्स के पास कार्बन की संख्या क्या होगी, ज्यादा, एंड हायर मेंबर्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट इन कौन सी स्टेट? एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट और इन वैक्सी सॉलिड स्टेट। सही है। क्या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हुए नजर आएंगे जो हाइयर मेंबर होंगे, या फिर वैक्सी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर लोअर हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं तो गैसियस अवस्था में एग्जिस्ट करेंगे, जिनके पास कार्बन की संख्या क्या है, कम है। एक लाइन में लिखना चाहूं तो लोअर हेलोजन जो डेरिवेटिव्स होते हैं, सही है, जो लोअर हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, ऐसे डेरिवेटिव जिनके पास कम है, तो उनकी फिजिकल जो स्टेट होगी वो गैसीय होगी, फिजिकल स्टेट। सही है। उसकी जो भौतिक आवरण अवस्था होगी वो गैसियस स्टेट होगी। और जिनके पास थोड़े से कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, जिन हेलोजन डेरिवेटिव के पास, तो हाइयर जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन सी अवस्था में एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं? क्या तो वो लिक्विड अवस्था में एग्जिस्ट करेंगे, या फिर वो
वैक्सी सॉलिड अवस्था के अंदर। सही, ये इनकी फिजिकल स्टेट है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अल्काइल या एराइल हैलाइड की जो फिजिकल स्टेट के बारे में क्वेश्चन आता है तो यही बताना है कि जिनके पास लोअर हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनके पास कार्बन की संख्या कम मिलेगी वो गैसीय अवस्था में मिलेंगे, और जिनके पास कार्बन की संख्या ज्यादा मिलेगी जिन हैलोजन डेरिवेटिव्स के पास, उनके पास कौन सी अवस्था एग्जिस्ट होगी, क्या तो सॉलिड अवस्था होगी या फिर कह सकते हो लिक्विड अवस्था उनके पास एग्जिस्ट करती हुई नजर आएगी। सही है। दूसरा दूसरा नाम डाला हमने कलर। क्या डाला, इसी में फिजिकल स्टेट नाम था पूरा कलर, ध्यान से देखना। सही है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल क्लोराइड आर कलरलेस इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे अल्काइल फ्लोराइड हो या चाहे अल्काइल क्लोराइड हो, वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे नेचर के अंदर, कलरलेस मिलते हुए नजर आएंगे। तो अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल क्लोराइड आर कलरलेस इन नेचर, वेयर एज अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड कहो या फिर अल्काइल आयोडाइड कलर कंटेन करते हैं, डेवलप्स कलर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। अगर लंबे समय तक आप अल्काइल ब्रोमाइड को और अल्काइल आयोडाइड को बाहर रख देते हैं लंबे समय तक, तो ये अपने अंदर क्या डेवलप कर सकते हैं, कलर डेवलप कर सकते हैं। ध्यान से सुनना है मैंने क्या कहा, ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। और ये जो दोनों हैं आरबीआर और आरआई, ये दोनों ही क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये ध्यान रखना। सही है। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय तक अगर आप इन्हें बाहर रख देंगे सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये अपने अंदर कुछ समय बाद क्या कर लेते हैं, कलर डेवलप कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से फ्लोराइड और क्लोराइड ऐसे क्या कैसे रह गए कि उनके अंदर कलर डेवलप नहीं हुआ, और ब्रोमाइड और आयोडाइड ऐसे कैसे परिवर्तित हो गए कि उनके अंदर कलर डेवलप हो गया जब उन्हें लंबे समय तक बाहर रखा जाता है। तो रीजन सुनना है, रीजन क्या है, रीजन कहता है, रीजन छोटा सा है। क्या आपको पता है कि अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड के केस में, इन केस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड साइज बड़ी होती है, द साइज ऑफ ब्रोमीन, सही है, द साइज ऑफ ब्रोमाइड ऐसे लिख दो, द साइज ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इज लार्ज। उनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। भाई अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड के केस में जो ब्रोमीन और आयोडीन जुड़े हुए हैं उस कार्बन के साथ, उनकी साइज क्या होती है, ब्रोमीन और आयोडीन की बड़ी होती है। इन केस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड द साइज ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इज लार्ज। इसकी वजह से क्या होगा, सो ड्यू टू दिस रीजन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड एंड कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीक। भाई जिसकी साइज बड़ी होगी, तो आपने एक चीज सीखी होगी, जिस स्पीसीज की साइज बड़ी होती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, ज्यादा। और जिसकी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जिसके बॉन्ड की लंबाई ज्यादा, तो उसकी बॉन्ड की ताकत जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो मैं कहूं दो पेन है, सही है,
ये छोटे हैं और एक मैं कहूँ एक बड़ी लकड़ी है, तो मैं कहूँ तोड़ना है। एक तो पेन दे रहा हूँ आपको ये तोड़ने के लिए और एक बड़ी लकड़ी दे रहा हूँ, तो कौन सी आसानी से टूट जाएगी? बड़ी लकड़ी, क्योंकि बड़ी लकड़ी जो है वो कमजोर होगी, क्योंकि उसकी बॉन्ड की लंबाई क्या है? ज्यादा। और जिसकी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड की ताकत क्या होती है? कम होती है। तो अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड के केस में ऐसा हुआ कि ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन जो हैं उनकी साइज बड़ी है और वो कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। अगर उनकी खुद की साइज बड़ी होगी तो कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है वो भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका मतलब ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। ड्यू टू दिस रीजन अल्काइल ब्रोमाइड एंड alkyl iodide, due to this reason alkyl bromide and alkyl iodide develops free iodine, develops free iodine or free bromine when exposed, when exposed in light, when exposed in light they will decomposed, when exposed in light they will decomposed easily. Free iodine and free bromine is responsible for developing color, for developing color। सही है। इसने क्या कहा भाई? इसने देखो ध्यान से सुनना है, क्लोराइड और फ्लोराइड इसलिए नहीं आपके कलर दिखा पा रहे क्योंकि उनके बॉन्ड ठीक ठाक हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं, तो इसका मतलब उनके बॉन्ड भी मजबूत हैं, उन बॉन्ड को तोड़ने में अच्छी खासी दिक्कत होगी। इनके साथ क्या है, ब्रोमाइड और आयोडाइड के जो बॉन्ड होते हैं वो कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन की साइज बड़ी होती है और साइज बड़ी होने की वजह से बॉन्ड कमजोर मिलेगा। जैसे ही तुम अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड को बाहर रखोगे तो वो जैसे ही सनलाइट की कांटेक्ट में आएंगे, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड जो होते हैं वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, लाइट गिरते ही धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो डिकम्पोज होंगे तो डिकम्पोज होने की वजह से वो अपने सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? फ्री ब्रोमीन और फ्री आयोडाइड आयन डेवलप कर देते हैं। और आपको पता है ब्रोमीन और जो आयोडाइड आयन होती हैं उनके क्या होते हैं? इंडिविजुअल कलर होते हैं। इसीलिए अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड अपने अंदर क्या डेवलप कर लेता है? कलर डेवलप कर लेता है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये अल्काइल ब्रोमाइड है, सही है, अल्काइल ब्रोमाइड। जैसे ही ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू हो जाता है। अल्काइल ब्रोमाइड डिकम्पोज होगा किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज्ड हो जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी ये क्या होना शुरू हो जाएगा? डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे 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 ये डिकम्पोज होगा तो ये क्या बना लेगा? एक तो अल्केन बना लेगा, सही है, और एक यहां से क्या डेवलप कर लेगा? Br2। ये फ्री जो Br2 है, फ्री जो ब्रोमीन है, ये क्या कर लेता है? डेवलप्ड कलर, अपने अंदर कलर डेवलप कर लेता है। इसीलिए आपको अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड क्या नजर आते हैं? कलर्ड नजर आते हैं। ऐसे ही अल्काइल आयोडाइड रहा होगा, जैसे ही वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा वो धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। जैसे ही आप कहोगे इनको बाहर रखोगे लंबे समय तक, तो लंबे समय तक बाहर रखने के दौरान कभी ना कभी ये लाइट के कांटेक्ट में आएंगे और लाइट के कांटेक्ट में आते ही ये धीरे 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 डिकम्पोज करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये लाइट के कांटेक्ट में आएंगे ये डिकम्पोज हो जाएंगे, फिर से बना डालेंगे अल्केन, और यहाँ से आयोडीन से बना डालेंगे फ्री आयोडीन। क्या बना देंगे? फ्री आयोडीन। और फ्री जो आयोडीन होता है ये भी अपने अंदर क्या डेवलप कर रखता है? कलर डेवलप करता है। इसीलिए अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड के जो कंपोनेंट हैं वो आपको कैसे नजर आते हैं? कलर्ड नजर आते हैं, सही है। तो इतनी चीज
उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। लिखो ध्यान से, समझो। लिखना क्या है, पीडीएफ इधर डालने का, समझने का इस चीज को। सही है। देखो, कुछ एक लोग कहते हैं कि काम ऐसा करो कि कुछ काम हो जाए, नाम हो जाए। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, छोटा सा चुटकुला। काम ऐसा करना है, ध्यान से सुनना है। काम ऐसा करो, ध्यान से सुनो। काम ऐसा करो कि लोग कहें तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। सही है। तो काम ऐसा होना चाहिए। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें कहें तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। तो ऐसा काम करना है आपको। तो सही है कि लोग आपसे खुद कहें भाई तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, हम खुद कर लेंगे। सही है। तो छोटा सा जोक था भाई, पहचान लोगे इसको? पहचानने का ब्रदर। इसके बाद अब बात ये थी कि कलर भी हो गया, फिजिकल स्टेट भी हो गई। तीसरा था स्मेल। सही है। हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स हैव सिक्की स्वीट स्मेल। सही है। ये इसकी स्मेल होती है, सिक्की सी, स्वीट सी, स्मेल सी। सही है। भोली सी, भाली सी, प्यारी सी, दुलारी सी। बेचारी कौन, बेचारी कौन, बेचारी। सही है। नाम नहीं ले सकते, पता नहीं किसका क्या नाम हो, सभी फिर अपने दिल पे ले लेते हैं। आजकल ये भी तो दिक्कत है। प्यारी सी, दुलारी सी, क्यूट सी, नाइस सी। सही है। एक शब्द सुना होगा, क्यूट। सही है। अजीब अजीब से शब्द हैं। क्यूट किसने रखा? क्यूट नहीं, ठूट ठूट ठूट। गांव में कहते हैं ना लड़के को, ठूट। कितना बड़ा हो गया अभी तक तुझे ज्ञान नहीं हुआ है, ठूट का ठूट है। चले, चीजें समझने का बाबू, चीजें क्या करने का, समझने का। अगर चीजें समझने का तो आंसर आने का। सही है। देख सकते हो, आज बिना कैप के बनाया है, गजनी स्टाइल में। सही है। देख सकते हो, इधर देख लो। वो शायरी मेरे ऊपर मत चिपकाना कि इश्क करने से पहले उसका अंजाम देख लो। नहीं भरोसा तो गजनी और तेरे नाम देख लो। सही है। कभी भी तुम किधर भी कुछ भी शुरू हो जाते हो। अब शुरू करते हैं, धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लंबे सेक्शंस मुझे पता है आप देखते भी नहीं हो, इनको छोटा छोटा करके डिलीवर करेंगे ताकि आप देख सकें, क्योंकि वक्त नहीं है आपके पास। सही है ना। दूसरी प्रॉपर्टी आती है अब बॉइलिंग पॉइंट। भर भर के क्वेश्चन आएंगे इधर से। 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़ के आए थे, तो पीछे से कंपेयर होना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या है बॉइलिंग पॉइंट। सही है। तो ध्यान से सुनना है, बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है। देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, सारे आ गए उसमें, अल्काइल क्लोराइड हो या फिर एराइल क्लोराइड हो, अल्काइल हैलाइड हो या फिर एराइल हैलाइड हो, दोनों ही आ गए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स is much more as compared to comparable hydrocarbon। सही है। कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से हेलोजन डेरिवेटिव का बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा ज्यादा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव इज मच मोर एज कंपेयर टू कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन। समझने का ये हो गया हेलोजन डेरिवेटिव्स। कल्पना दिखा रहा हूँ, इधर लिख दूँ शेड पेयर। ये हेलोजन डेरिवेटिव्स है, HD कह दूँ शॉर्ट फॉर्म में, हेलोजन डेरिवेटिव। और ये है आपका क्या, इसको ऐसे दिखाने का बाबा। सही है। बाद में देख लेंगे इसके बॉन्ड। सही है। ये है भाई HC, हाइड्रोकार्बन। देखो ध्यान से, हेलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होता है, हेलोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। कंसेप्ट समझो, आंसर बाद में छापने का। और ये कैसी स्पीसीज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों की ताकत क्या है, बराबर। नीचे वाले केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होने की वजह से ना तो शेयर पेयर इधर जा सकती इस कार्बन के पास और ना ही शेयर पेयर इस कार्बन के पास आ सकती। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होने की वजह से शेयर पेयर कहाँ रहेगी, बीच में। इसमें देखो हेलोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कल्पना दिखा रहा हूं आगे। ऐसा हुआ होगा कि जो हेलोजन है वो शेयर पेयर को अपने साथ खींच कर लेकर चला गया होगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल कैसा हो गया होगा, नेगेटिव। तो हेलोजन ने शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच लिया और खींचने की वजह से आपको दिखा होगा इसमें दो पोल क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। और जिसमें दो पोल क्रिएट हो जाए उन पोल्स को डाइपोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पोल क्रिएट नहीं हुआ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। जब दोनों की ताकत बराबर है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन पोलर। और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, जिसमें चार्ज सेपरेशन हो गई पोलर। तो रीजन ये रहा होगा कि हेलोजन डेरिवेटिव्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने अंदर क्या डेवलप कर लेते हैं, डाइपोल इंटरेक्शंस डेवलप कर लेते हैं। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और पोलर होते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो ये है वो छोटी सी कहानी की पोलैरिटी इसके अंदर क्या हो गई होगी, डेवलप हो गई होगी। और उस पोलैरिटी को दो पोल क्रिएट होने की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। अब वही थ्योरी जो अब समझाई है उसको स्टेटमेंट्स में लिख रहा हूं। बिकॉज इन केस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स डाइपोल डाइपोल in case of halogen derivative, because in case of halogen derivative dipole dipole attraction is present, because in case of halogen derivatives dipole dipole attraction is present and is polar in nature। और साथ साथ कैसा होता है, पोलर होता है नेचर के अंदर, सही है। Because in case of halogen derivatives dipole dipole attraction is present and is polar in nature, whereas हाइड्रोकार्बन्स कैसे होंगे, नॉन पोलर। whereas हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर एंड कंटेन, नॉन पोलर होने की वजह से उनके अंदर कौन सी फोर्स होगी, एंड कंटेन वीक वेंडरवाल फोर्स। सही है भाई। आपके जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, दिखा देता हूं इधर, हेलोजन जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो तो होते हैं भाई कैसे होते हैं भाई, पोलर। सही है, कैसे होते हैं भाई, हेलोजन जो डेरिवेटिव्स होंगे वो तो होंगे पोलर। और पोलर होने की वजह से उनके अंदर कौन सी अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। और जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन अच्छी खासी मजबूत अट्रैक्शन होती हैं, सही है। तो इसका मतलब चौथे नंबर की अट्रैक्शंस होती हैं, अच्छी खासी डेवलप्ड होती हैं। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होने की वजह से नॉन पोलर होंगे। और नॉन पोलर के अंदर कौन सी फोर्स डेवलप होती है, वीक वेंडरवाल फोर्स डेवलप होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो हाइड्रोकार्बन्स और हेलोजन डेरिवेटिव में कोई पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो हेलोजन डेरिवेटिव्स का बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा और हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कोई पूछे क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में एक नॉन पोलर स्पीसीज है जो अपने अंदर वीक वेंडरवाल फोर्स डेवलप कर लेती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कम होगा। ये अपने ऊपर पोलर चार्ज क्रिएट कर लेता है, दो पोल्स क्रिएट कर लेता है, उन पोल्स की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन होती है वो अच्छी खासी मजबूत अट्रैक्शन होती है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो होती है, ये ध्यान रखना है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो होती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज मच स्ट्रोंगर देन, ये ध्यान रखना, वेंडरवाल फोर्स। सही है, वेंडरवाल फोर्स से तो बहुत अधिक गुना मजबूत होती है कौन सी अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होने की वजह से, और वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि वो हेलोजन डेरिवेटिव का बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक बढ़ा देती है
एज कंपेयर टू हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि CH3 CH2Cl, एक क्वेश्चन ये आ जाए और एक क्वेश्चन आ जाए CH3 CH3, पूछे दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, तो CH3 CH2Cl का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि ये है हेलोजन डेरिवेटिव और हेलोजन डेरिवेटिव्स पोलर होते हैं और पोलर होने की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, और डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन होती है वो वेंडरवाल फोर्स से तो बहुत अधिक ज़्यादा क्या होती है, मजबूत होती है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलोजन डेरिवेटिव्स का अच्छा खासा ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन्स के कंपेरेबल में। सही है, HC लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है अपने ही ग्रुप के साथ कंपेयर करवा ले, सारे के सारे हेलोजन डेरिवेटिव्स दे दे, उस समय आंसर कैसे क्लिक करते हुए नजर आएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस बता देता हूं ताकि आप देखते ही क्वेश्चन को पहचान जाएं और आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। सही है। दूसरा, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, हेलोजन डेरिवेटिव दे दिए मान लो सारे के सारे, और मान लेता हूं सारे के सारे जो अल्काइल ग्रुप हैं वो कैसे हैं, सेम है, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप। सही है। अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क होगा हेलोजन डेरिवेटिव के केस में, इस चीज का ध्यान रखना है। अभी देख लेते हैं क्या इफेक्ट होगा। देखो, अल्काइल ग्रुप सेम रखना है, अल्काइल ग्रुप मतलब आर ग्रुप को सेम रखना है। देखो लिख दूं RF RCl, जर्नल दे रहा हूं ताकि पूरे आंसर आप एक झटके में निकाल दो। सही है। अब मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो नीचे की तरफ आपको पता चला कि नीचे की तरफ जब मैं चल रहा हूं तो ये ग्रुप तो क्या है, सेम। आर ग्रुप तो क्या रहेगा, सेम। आर ग्रुप क्या रहेगा, सेम। तो फर्क किससे होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जब चलते हैं तो साइज हमेशा हेलोजन की बढ़ती है, किसी भी स्पीसीज की साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ने से कौन सी फोर्स बढ़ जाती है, वेंडरवाल फोर्स, और वेंडरवाल फोर्स बढ़ने की वजह से कौन सा पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब अल्काइल ग्रुप अगर सेम रहा तो इस दिशा में मैं क्या कह सकता हूं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रही है, इंक्रीज। साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रही है, इंक्रीज। सही है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसी दिशा में आप क्या कह सकते हो, कौन सी फोर्स भी इंक्रीज हो रही है, वेंडरवाल फोर्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्योंकि वेंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। वेंडरवाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, साइज। जितनी ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा वेंडरवाल फोर्स। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ी तो इसी दिशा में वेंडरवाल फोर्स बढ़ी, और इसी दिशा में वेंडरवाल फोर्स बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। यहाँ से क्वेश्चन चलते हैं इंपॉर्टेंट NCERT के, तो आपको इस चीज़ का बखूबी क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे पेपर में क्वेश्चन मिलेगा CH3 CH2 CH2F। सही है। अल्काइल ग्रुप सेम रखने का, अल्काइल ग्रुप क्या रखने का, सेम। देख सकते हो अभी भी 3 कार्बन का ही अल्काइल रखा हुआ है, ऐसा मैंने नहीं किया कि अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ा दी। अभी भी अल्काइल ग्रुप क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है। तो इस चीज का ब्रदर ध्यान रखने का। अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन का लेके चले थे तो लास्ट तक 3 कार्बन का ही लेके चलना है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या रखने का, सेम रखने का। अगर इस दिशा में देख सकते हो अल्काइल ग्रुप सेम है, एक जैसा है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप एक जैसा है, अल्काइल ग्रुप एक जैसा है, तो इस दिशा में कह सकता हूं अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो इस दिशा में साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रही है, इंक्रीज। और साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से क्या बढ़ जाएगी, वेंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगी। और वेंडरवाल फोर्स जो है वो तो साइज पे डिपेंड करती है, और वेंडरवाल फोर्स बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एक लाइन में कहानी ये है, बस तुम्हें तो ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्काइल ग्रुप सेम है या अलग अलग है। अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या करेगा, आएगा। फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अल्काइल ग्रुप सेम नहीं हुआ मान लेते हैं तो क्या सेम हो सकता है, फॉर सेम हेलोजन ग्रुप। अगर हेलोजन ग्रुप क्या हो गया, अरे बाबा सेम हो गया,
सही है। हेलोजन ग्रुप क्या हो गया रे बाबा, सेम हो गया। तो ध्यान रखने का, अगर हेलोजन ग्रुप सेम हो गया तो इस दिशा में क्या होगा देखने का, ध्यान से देखने का। देखो, फॉर सेम हेलोजन ग्रुप, तो इस दिशा में क्या कह सकता हूं, इस दिशा में इन दिस डायरेक्शन, हेलोजन सेम हो गया कोई दिक्कत नहीं, इन दिस डायरेक्शन क्या बढ़ जाएगा, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएगी, वही बात है। पीछे हेलोजन सेम रखा था तो साइज हेलोजन की बढ़ गई थी, तो इस दिशा में अगर अल्काइल ग्रुप सेम रखो, हेलोजन सेम रखोगे तो अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ जाएगी। इन दिस डायरेक्शन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज, अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, मोलिकुलर मास भी क्या होगा, इंक्रीज। सही है। अब अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने की वजह से कौन सी फोर्स बढ़ जाएगी, वेंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगी। सही है, वेंडरवाल फोर्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज, देख सकते हो। और वेंडरवाल फोर्स बढ़ गई तो क्या बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस चीज का ध्यान रखना। अब की बार हेलोजन को सेम रखा है, पीछे हमने अल्काइल ग्रुप को सेम रखा था, यहां किसको सेम रख रहा हूं बाबू, हेलोजन को। मान लेता हूं ये क्वेश्चन है CH3CH2Cl। अब मैं अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, CH3CH2CH2Cl। देखो, यहाँ अल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन थे, यहाँ अल्काइल ग्रुप में 3, हेलोजन क्या रखा, सेम। कंसेप्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। CH3CH2CH2CH2Cl बाबू। सही है। इस दिशा में लास्ट में लिखा CH3CH2CH2CH2CH2Cl। आए हुए क्वेश्चन है भाई ये सारे, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब कंसेप्ट आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से में क्या लगाना है। तो इस दिशा में मैं चला तो क्या बढ़ रहा है, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज, अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज। या फिर कह सकते हो साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर साइज बढ़ेगा ब्रदर तो क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा रे बाबा, वेंडरवाल फोर्स इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। और बाबा अगर वेंडरवाल फोर्स बढ़ गई तो क्या बढ़ जाएगा रे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। पहचानने का, सही है, क्या करने का, पहचानने का। सही है, पहचान लोगे। सही। अब देखो, एक क्वेश्चन है आपके लिए हेलो एरिन्स का, मुझे ये पहचान के बताना कि ये कौन से केस में सेट हो सकता है। आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। अब मैं पूछूं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो देखो अल्काइल ग्रुप वहाँ सेम था, यहाँ एराइल ग्रुप सेम है, तो चेंज क्या हो रहा है, आयोडीन ब्रोमीन हेलोजन चेंज हो रहा है। इस दिशा में चलने पे पता चला साइज ऑफ हेलोजन क्या हो रहा है, डिक्रीज। साइज घटने की वजह से, साइज पे कौन डिपेंड करती है, कौन सी फोर्स, वेंडरवाल फोर्स। तो वेंडरवाल फोर्स भी क्या होगी, डिक्रीज। और वेंडरवाल फोर्स घट गई तो क्या घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, ब्रोमोबेंजीन से, किससे, क्लोरोबेंजीन से। इस चीज़ का ध्यान रखने का। सही है, तो इस चीज़ का क्या रखने का ध्यान, इधर लिख देता हूँ कोई बात नहीं, आयोडोबेंजीन इधर बना देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को चेंज किया है भाई। मैं तो ये देखना चाहता था कि आप क्या सोच पा रहे हैं इस चीज़ के प्रति। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लो, इस दिशा में साइज ऑफ हेलोजन क्या हो रही है, डिक्रीज। अल्काइल ग्रुप अब की बार क्या है, एराइल ग्रुप सेम है, कह सकता हूं। तो इस दिशा में कौन सी फोर्स घट जाएगी, वेंडरवाल फोर्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज। और वेंडरवाल फोर्स घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, ब्रोमोबेंजीन से, उससे भी ज़्यादा होता है। सही है।
और ब्रोमोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्लोरोबेंजीन से, और क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रे बाबा किससे, फ्लोरोबेंजीन से। तो इस क्वेश्चन को मार्क करने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, सेम हेलोजन ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है एक दूसरे के आइसोमर हो, क्या हो, आइसोमर, वो भी तो संभव है। तो तीसरा है फॉर आइसोमेरिक हैलाइड्स, फॉर आइसोमेरिक हैलाइड्स। मान लो आइसोमर आ गए तो कैसे पहचानोगे, आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या हो, अलग अलग। सही है, देखो जी, इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलाइड्स, in case of isomeric halide, boiling point, in case of isomeric halide, boiling point decreases with branching। सही है, आइसोमेरिक हैलाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि आइसोमेरिक हैलाइड्स जब बनाएंगे तो आप क्या करते हुए नजर आएंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखेंगे, स्ट्रक्चर्स क्या रखेंगे, अलग अलग, और उन स्ट्रक्चर्स को जब बनाएंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को तो उस समय आपको ब्रांचिंग करनी पड़ेगी। और जब भी किसी चीज की शाखाएं निकाल देते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम, और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस फिनोमिना है। अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलाइड्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। सही है, देखो कैसे, CH3, ध्यान से देखना है, CH2 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 CH2X, आइसोमर बना देता हूं, CH3 CH CH3 CH2X, देखते रहो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और लगाओ भाई। सही, इतनी चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसके बाद ऐसे दिखा दूं, आइसोमर बनाने, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या हूं, स्ट्रक्चर्स। देख लो, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होंगी भाई, अलग अलग होंगी। इस चीज का थोड़ा सा क्या रखने का, ध्यान रखने का। सही है, यहां तक किसी भी, सही है भाई, यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, अलग अलग, और स्ट्रक्चर्स अलग अलग होने की वजह से आपको दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या बढ़ती हुई जा रही है, धीरे धीरे ब्रांचिंग बढ़ती हुई जा रही है। तो इस दिशा में मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूल की जो साइज है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सही है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल या फिर क्या कहो सरफेस एरिया, सही है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सही है, इस दिशा में ब्रांचिंग होने की वजह से, ड्यू टू ब्रांचिंग की वजह से, ड्यू टू ब्रांचिंग साइज ऑफ मॉलिक्यूल या सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज, जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से आपको पता है सारा खेल साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो वेंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर सरफेस एरिया या साइज कम हो गई तो वेंडरवाल फोर्स भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो वेंडरवाल फोर्स भी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। और वेंडरवाल फोर्स घटने की वजह से कह सकता हूं इस दिशा के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। सही है, ध्यान रखने का रे बाबा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर्स अगर अलग अलग बन रही हैं तो अगर ब्रांचिंग आ गई तो ब्रांचिंग आने की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे फर्क इतना पड़ेगा कि उसकी जो सरफेस एरिया है वो घट जाएगी, और सरफेस एरिया घटने की वजह से उसकी वेंडरवाल फोर्स घट जाएगी, और वेंडरवाल फोर्स घटने की वजह से क्या घट जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो चलो अल्काइल हैलाइड की बात हो गई। अगर मान लो आपसे पूछे फॉर आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन या फिर डाई क्लोरोबेंजीन, ये लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर आइसोमेरिक डाई क्लोरोबेंजीन
या फिर डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। सही है, डाई क्लोरो के नाम से ज्यादा क्वेश्चन चलता है तो स्पेसिफाई कर देता हूं। फॉर आइसोमेरिक डाई हेलोजन derivatives the boiling point of the boiling point of the boiling point of para ortho and meta form is found nearly to be same। सही है, ध्यान रखना है। ऐसे मान लेता हूं यहां से आपके डाई, सही है, आइसोमेरिक डाई हेलोजन डेरिवेटिव, आइसोमेरिक एरोमेटिक डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ये ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में, मेटा, और ये कौन सी पोजीशन, पैरा। सही है, तो ज्यादातर देखा जाता है कि ऑर्थो जो आइसोमर होते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स के, उनका जो आंसर होता है और मेटा का जो आंसर होता है और जो पैरा का आंसर होता है वो लगभग क्या होता है, एक जैसा, बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान होता है। मान लो ज्यादा ही डिटेल में पूछ ले तो पैरा का उत्तर ज्यादा होगा, उसके बाद ऑर्थो, और उसके बाद मेटा। आप जब इनके बुक्स में डाटास देखेंगे तो ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं होता। तो किताबों का मानना ये है कि आपके जो तीनों आइसोमर हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग बराबर होता है। क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन हो या डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा, ऑर्थो एंड मेटा फॉर्म इज फाउंड नियरली टू बी सेम। लगभग सेम माना जाता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन दिक्कत यहां करता है, बॉइलिंग पॉइंट तक की तो कहानी ठीक थी, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क होगा अगर आइसोमेरिक स्पीसीज ली है तो। आपने मेल्टिंग पॉइंट ये ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सही है, तो ध्यान रखना है। फॉर आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन लिख दो। सही है, फॉर आइसोमेरिक डाई हेलो डेरिवेटिव नहीं भाई, बेंजीन। सही है, पीछे वाले में करेक्शन करना भाई, जहां मैंने डेरिवेटिव्स लिखा था वहां क्या लिखना है, डाई हेलो बेंजीन। फॉर आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन, फॉर आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन the paraform have high melting point, the paraform have high melting point as compared to ortho and meta dihalobenजीन। सही है, ये ध्यान रखना है। आइसोमेरिक केस में आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन आपने बनाई, तो आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन के केस में जो पैरा प्रोडक्ट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा मिलेगा, किससे, ऑर्थो और मेटा के प्रोडक्ट से। क्वेश्चन ये आता है कि पैरा जो डाई हेलोबेंजीन आपने बनाई है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम। तो रीजन पूछ लेता है कि ऐसा क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम। तो यहाँ पे एक रीजन काम करता है, डेट इज कॉल्ड सिमेट्री। तो पैराफॉर्म जो होती है उसमें हेलोजन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में 180 डिग्री पे पहुंच जाते हैं, और 180 डिग्री पे पहुंचने पे किसी भी प्रकार का रिपल्शन नहीं होता। तो कह सकता हूं मॉलिक्यूल में अच्छी खासी क्या आ जाती है, सिमेट्री। सिमेट्री आने की वजह से पार्टिकल आसानी से एक दूसरे के साथ क्लोजली क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिस्टल लेटिस के अंदर, अपनी पैकिंग के अंदर क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैकिंग एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। पार्टिकल जितने अच्छे क्या होंगे, पैक होंगे, जितनी ज़्यादा पार्टिकल की पैकिंग एफिशिएंसी होगी, जितना पार्टिकल क्लोजली पैक होंगे, उतना ही उस स्पीसीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन जो है उसकी पैराफॉर्म के अंदर सिमेट्री आ जाती है। सिमेट्री आने की वजह से पार्टिकल जो है वो अपने क्रिस्टल लेटिस में क्लोजली पैक हो जाते हैं, इसीलिए पैराफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज
parafoam is more because parafoam is more because parafoam is more symmetrical in nature in case of isomeric dihalogen benzene सही है बिकॉज पैराफॉर्म इज मोर सिमेट्रिकल इन नेचर इन केस ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोजन बेंजीन एंड particles are क्लोजली पैक्ड या मॉलिक्यूल्स आर ऐसे कह सकता हूँ पार्टिकल्स की जगह सब कुछ आ जाएगा एटम मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल लेटिस मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं क्लोजली पैक हो जाते हैं उसके क्रिस्टल लेटिस के अंदर बिकॉज पैराफॉर्म ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है और ज़्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से पार्टिकल बिल्कुल पास पास क्लोज पैक होंगे जितने पार्टिकल पास पास पैक होंगे उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा because parafoam is more symmetrical in nature in case of isomeric dihalobenzene and molecules are closely packed in their crystal lattice and hence parafoam have high melting point as compared to ortho and मेटाफॉर्म जैसे क्वेश्चन इस पे चलता है मेरे भाई ये ध्यान रखने का ये है क्लोरो सही है डाइक्लोरोबेंजीन डाइहेलोबेंजीन जो कॉमन लिखा था मैंने तो डाइक्लोरोबेंजीन कौन सी फॉर्म है ऑर्थो ये कौन सी फॉर्म है इसके रिस्पेक्ट में ये हेलोजन यहां जुड़ा मेटा बेटा नहीं मेटा और ये है पैरा देख सकते हो दोनों हेलोजन एक दूसरे के अपोजिट दिशा में पहुंच गए तो ये कैसी हो गई पैरा और आपको पता है पैरा फॉर्म क्या है ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो इस दिशा में क्या कह सकता हूं मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा सही इस चीज का ध्यान रखना सही है तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा पैरा का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है किससे ऑर्थो एंड मेटा से पेपर में पूछे किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका सही पैराफॉर्म का पैरा का फिर ऑर्थो का फिर मेटा का तो आंसर यहां भी सेम रहेगा पैरा ऑर्थो और फिर मेटा सही मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है पैराफॉर्म का ज्यादा क्यों होता है तो ये पता होना चाहिए पैराफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि पैराफॉर्म के अंदर पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक हो जाते हैं क्योंकि पैराफॉर्म जो है वो अपने अंदर सिमेट्री डेवलप कर लेती है सिमेट्रिकल हो जाती है नेचर के अंदर एक ट्रू सिमेट्री आने की वजह से आप कह सकते हो आइसोमेरिक जो डाइहेलोबेंजीन है उसमें जो पैराफॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है ज्यादा सही अगला पांचवा या छठा जो भी पॉइंट आपने देख लेना फॉर पॉलीहेलाइड्स ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज्यादा क्या जुड़ जाए हेलोजन भाई अल्काइल ग्रुप आपने सेम रखा हेलोजन आपने सेम रखा आइसोमेरिक फॉर्म आपने तैयार कर दी कह सकता हूं अब क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉलीहेलाइड एक ही स्पीसीज पे एक से ज्यादा क्या जुड़ जाए हेलोजन मान लेता हूं CH3X CH2X2 CHX3 और CX4 सही है तो ध्यान रखना है अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक फैक्टर पे और भी डिपेंड करती है वो होती है बॉइलिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पोलैरिटी सही है जितनी ज्यादा बॉन्ड पे पोलैरिटी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतनी ही ज्यादा उसका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट तो देख सकते हो
यहाँ देखो अगर एक फ्लोरीन जुड़ा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 4 फ्लोरीन मिलके हेलोजन आपके कार्बन से अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। खींचने की वजह से पोलैरिटी कार्बन पे पॉजिटिव, हेलोजन पे कैसे नेगेटिव, अच्छा खासा चार्ज बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जितनी ज्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। सही है, तो इसका मतलब इस दिशा में क्या कह सकता हूं, इस दिशा में कह सकता हूं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रही है, इंक्रीज। और साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होने की वजह से इस दिशा में क्या इंक्रीज हो रही है, वेंडरवाल फोर्स। और वेंडरवाल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से इस दिशा में क्या इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हो इस दिशा में बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जा रही है। बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती हुई जाएगी वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा वो स्पीसीज उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करती हुई नजर आएगी। पेपर में पूछे सारों में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो इस दिशा में क्या कह सकता हूँ, बॉन्ड की पोलैरिटी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड पोलैरिटी इस दिशा में, क्योंकि जितने ज़्यादा हेलोजन एटम इसके साथ जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हेलोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे डेवलप होगा और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप्ड उतनी ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, या फिर क्या कह सकता हूँ, इस दिशा में साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो रही है, बॉन्ड पोलैरिटी तो बढ़ रही है ही, साथ साथ मॉलिक्यूल की साइज भी बढ़ रही है। और वेंडरवाल फोर्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज। ऊपर वाले से एक्सप्लेन कर दोगे तो भी आंसर यही, नीचे वाले से एक्सप्लेन करोगे तो भी यही। तो इस दिशा में बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। पॉली हैलाइड के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के कुछ एक क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो आपको बताए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शंस आपको पसंद आए होंगे। सही, मिलेंगे फिर बची हुई प्रॉपर्टीज़ के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जाने से पहले कहानी तो क्या, एक शायरी सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना है उस शायरी को। सही है, शायरी क्या कहती है, सुन लो एक बार ध्यान से शायरी को। इधर से निकाल लेते हैं इस शायरी को। सही है, ध्यान से देखो क्या कहती है शायरी। विरासत में मिली है होशियारी, विरासत में मिली है होशियारी, मगर फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने इसलिए रखा है रोशन, खुदा ने इसलिए रखा है रोशन, हमें जलने की बीमारी नहीं है। इसीलिए भाई खुदा जो है मेहरबान है, क्योंकि हम किसी से जलते नहीं। मेहनत करें, एक ना एक दिन आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।